नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, विज्ञान के कंपाइलेशन के इस क्रम में हम लगातार आगे बढ़ रहे थे और ऊष्मा एक ऊर्जा है ये हमने जाना था और ऊष्मीय ऊर्जा से संबंधित बहुत सारे प्रयोगों को देखा था। यहाँ कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जिन्हें कि देखने की आवश्यकता है, तो आइए इसे शुरू करते हैं। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है जो कि आपको बताया गया, जो कि किसी एक पिंड तथा उसके परिवर्ती माध्यम के बीच में उनके तापांतर के कारण प्रवाहित होता है। ज़्यादा ताप से कम ताप की ओर इसका प्रवाह होता है और जब तक दोनों में ताप की स्थिति बराबर नहीं हो जाती है तब तक ये जो संवहन या चालन या जो भी प्रक्रिया है, विकिरण की प्रक्रिया है, वो चलती रहती है। अब यहाँ आप देखें कि किसी पिंड की तप्तता की कोटि मात्रात्मक रूप से ताप के द्वारा निरूपित होती है। थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक, थर्मस जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, लंबे समय के लिए किसी भी तरल को ठंडा या गर्म रख सकते हैं क्योंकि संचालन, संवहन और विकिरण से ऊष्मा की कोई हानि नहीं होती। यहाँ पर ऊष्मा के लिए जो रुद्ध प्रकरण है वो काम करता है। संपीड़ित हवा ऊष्मा की एक कुचालक होती है और एयर कंडीशन में संपीड़ित गैस ही इस्तेमाल होती है जिससे कि कमरे या अन्य स्थान को, यहाँ आप देखिए, अन्य स्थान को ठंडा किया जा सकता है। विकिरण ऊष्मा हस्तांतरण का सबसे तेज तरीका होता है और इसे चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बाकी चालन और संवहन के लिए माध्यम जरूरी होता है। टोस्टर इंफ्रारेड रेडिएशन का इस्तेमाल करता है और संवहन विधि द्वारा ब्रेड को टोस्ट करता है। यहाँ जो प्रक्रिया काम आती है तो इसमें अवरक्त विकिरण इस्तेमाल होता है, लेकिन जो विधि इस्तेमाल होती है वो संवहन विधि होती है, ध्यान दीजिएगा। तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है। ओस पड़ती है ना, आप देखते हैं जब थोड़ा ठंडी वाला मौसम आता है, मतलब ठंडी की शुरुआत हो रही होती है, तो तेज हवा जब चलती है तो उस रात में ओस नहीं पड़ती है क्योंकि तेज हवा के कारण वाष्पन की दर तेज हो जाती है, तो ओस के कण जो है वो धरती पर आने से पहले ही भाप बन जाते हैं। चांदी की ऊष्मा चालकता सबसे ज़्यादा होती है, तो तार अगर चांदी के बना दिए जाएं तो चालकता बढ़ जाएगी, लेकिन चोरी भी वैसे ही हो जाएंगे, लोग काट के पूरा खंभा ही उठा ले जाएंगे। इसके बाद देखिए, गर्म हवा ठंडी हवा से हल्की होती है, जो उसका वजन है वो कम हो जाता है। ऊष्मीय विकिरण को अवरक्त विकिरण के रूप में ही यहाँ देखिए, ऊष्मीय विकिरण को अवरक्त विकिरण के रूप में भी जाना जाता है, मतलब दोनों को यहाँ पे एक तौर पर देखा जाता है। दिन के समय में विकिरण की प्रक्रिया के कारण हवा गर्म हो जाती है। हवा मुख्य रूप से संवहन के माध्यम से गर्म होती है, वहीं वायुमंडल के विकिरण के कारण गर्म होती है। देखिए, गर्म होने का माध्यम संवहन है, लेकिन वजह क्या है, विकिरण। ऊष्मीय विकिरण अल्फा विकिरणों के समान व्यवहार करते हैं। समुद्री समीर और स्थलीय समीर के बहने का कारण भी संवहन है, मतलब यहाँ भी तापांतर ही काम करता है। जो जमीन है वो जल्दी गर्म और जल्दी ठंडी होती है, तो दिन के समय जमीन का तापमान बढ़ जाता है, तो ऐसे में जो कम दबाव का क्षेत्र है वो जमीन के ऊपर बन जाता है, तो समुद्र की ओर से हवा का प्रवाह जमीन की ओर होता है। और रात के समय क्या होता है, जमीन ठंडी हो जाती है, तापमान जल्दी कम अधिक होता है उसमें, तो यहाँ पर अधिक दबाव का क्षेत्र बन जाता है और महासागरों में या जो जलीय क्षेत्र है वहाँ पे अपेक्षाकृत अधिक दबाव का क्षेत्र होता है, माफ कीजिएगा, कम दबाव का क्षेत्र होता है। तो इसलिए स्थल से समुद्रों की ओर जो हवा का प्रसार है वो होता है। तो ये स्थलीय समीर और समुद्री समीर का जो कॉन्सेप्ट है, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट है, इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। अब यहाँ बताया गया कि थर्मस में प्रयुक्त कांच या स्टील पर सिल्वर प्लेटिंग की जाती है, यानी रजत परत चढ़ाई जाती है और ये पेय पदार्थों को गर्म रखने के लिए की जाती है। नमक या कोई भी इस तरह की जो अशुद्धि है ये पानी में अगर मिला दी जाए तो इसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दूसरी ओर उपद्रवों यानी इम्प्योरिटीज़ जो होते हैं, उपद्रव्य होते हैं असल में, मतलब अशुद्धियाँ आप इन्हें कह सकते हैं, तो इम्प्योरिटीज़ को मिलाने से सामान्यतः गलनांक कम हो जाता है। 0 डिग्री सेल्सियस पर पिघलती बर्फ में अगर कुछ नमक, शोरा इत्यादि मिला दिया जाए तो बर्फ का गलनांक 0 डिग्री सेल्सियस से घटकर -22 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, मतलब इस तापमान पे वो गलने लगती है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। स्वचालित इंजन जो होते हैं उसमें एथिलीन ग्लाइकाल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकाल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे कि ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। इसके पीछे रीजन जो दिया हुआ है। परम शून्य जो है ये सैद्धांतिक रूप से, परम शून्य तापमान जो आप देखते हैं, तो परम शून्य सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान होता है और इस ताप पर आणविक ऊर्जा न्यूनतम होती है, सबसे कम होती है। परम शून्य तापमान केल्विन स्केल पर 0 डिग्री केल्विन, जबकि सेल्सियस स्केल पर -273.15 डिग्री सेल्सियस परिभाषित की जाती है। ढला हुआ लोहा, बर्फ, एंटीमनी, बिस्मथ, पीतल आदि के गलने पर आयतन में
सिकुड़न पैदा होती है, मतलब कमी आती है, और इस प्रकार के ठोस अपने ही गले द्रव में प्लवन करने लगते हैं। मतलब इन्हीं की अगर पिघली हुई अवस्था है और उसी में ठोस द्रव को तैरा दिया जाए तो क्या होता है, ये तैरना शुरू कर देते हैं उसमें। थर्मोस्टेट किसी निकाय का तापक्रम नियंत्रित करने वाला यंत्र होता है और इसकी सहायता से ये किसी भी तापमान या किसी भी निकाय के तापक्रम को नियंत्रित करने वाले यंत्र के तौर पे काम आता है और इसकी सहायता से किसी निकाय का तापक्रम वांछित स्तर पर रखा जा सकता है, मतलब अपनी इच्छा अनुसार निर्धारित किया जा सकता है। आधुनिक जो फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें आर्द्रता नाशक के तौर पे जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसमें फ्रिज के अंदर अतिरिक्त आर्द्रता को अवशोषित करके बर्फ बना दिया जाता है और फिर पिघलकर वो द्रव रूप में फ्रिज से बाहर हो जाती थी। तो इसके कारण मतलब फ्रिज की जो सामान्य प्रक्रिया है, फ्रॉस्ट फ्री होते हैं तो उसमें तो बर्फ का जमाव वैसा होता ही नहीं है, लेकिन जो सामान्य रेफ्रिजरेटर होते हैं उसमें की बात की जा रही है कि उसमें द्रव के रूप में वो फ्रिज से बाहर हो जाती है और अवशोषित होकर बर्फ बनकर फिर से पिघलता है। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है। अब जो सीले हुए बिस्कुट है, मतलब नमी लगे हुए बिस्कुट है, नरम हो जाते हैं, तो उनको अगर आप कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें तो वो फिर से कुरकुरे हो जाएंगे। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए ब्लैक होल की थ्योरी दी हुई है। तो ये एक असीमित घनत्व का द्रव्य युक्त पिंड होता है जो कि प्रकाश को परावर्तित करने में अक्षम होता है। मतलब इसकी ग्रेविटी इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा ग्रेविटी इसके अंदर होती है कि ये प्रकाश को भी खा जाता है, प्रकाश भी इससे निकलकर बाहर परावर्तित नहीं हो सकता है। तो ये प्रकाश को चूँकि परावर्तित नहीं कर रहा है और इसी वजह से ये अदृश्य होता है, दिखाई नहीं देता है। हमें वही चीज़ें सिर्फ दिखाई देती हैं जो कि प्रकाश परावर्तित करती हैं, किसी न किसी रंग की लाइट को अपने ऊपर से रिफ्लेक्ट करती हैं, तब जाकर वो हमें नजर आती हैं। तो इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत प्रबल होता है। कोई भी द्रव्य यहाँ तक कि प्रकाश इससे बाहर नहीं निकल सकता है। तो दूरबीन से हम इसको नहीं देख सकते हैं, ये दिखाई तभी देता है जब ये किसी तारे को खा रहा होता है, मतलब अपना डिनर कर रहा होता है, उस समय हम इसे देख सकते हैं। जब किसी धातु को गर्म करने पर यह फैलता है, मतलब किसी भी धातु को आप गर्म करिए या किसी भी चीज़ को गर्म करिए तो आमतौर पर उसकी जो प्रवृत्ति है वो क्या है, फैलना शुरू करेगी और तापन से उसका प्रसार बढ़ जाता है। किसी धातु वलय को गर्म करने पर उसके बाह्य व्यास के साथ साथ जो उसका आंतरिक व्यास है, मतलब इनर डायामीटर है, उसमें भी वृद्धि हो जाती है। अतः उसे गर्म करने पर गोलक निकाला जा सकता है। तो ये अलग अलग जो प्रयोग होते हैं ना उसके आधार पे, मतलब धातु के छल्ले हैं और धातु का छर्रा है, तो पहिए को किस प्रकार से जो काठी है उसके ऊपर बैठाया जाता है, मतलब लोहे के जो रिंच होते हैं उनका सेटिंग का जो फंडा है वो सब इसमें दिया हुआ है। मतलब ये कहने का या बताने का प्रयास किया गया है कि किसी भी धातु को अगर आप गर्म करेंगे तो उसमें प्रसार होगा, फैलेगी वो। अब इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ देखिए शीशे की छड़ को भाप में रखने पर इसकी लंबाई के साथ साथ इसकी चौड़ाई भी बढ़ जाती है, माने इसका व्यास बढ़ जाता है। मिट्टी के घड़ों की दीवारों में असंख्य सूक्ष्म छिद्र होते हैं, ये तो हमने देख ही लिया था। छिद्रों से पानी रिसता है, फिर उनका वाष्पन होता है और इसीलिए जो घड़े की सतह है वो हमेशा नम बनी रहती है और वाष्पोत्सर्जन की वजह से जो सतह है वो ठंडी हो जाती है, यानी उस सतह का तापमान और कम हो जाता है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का जो तापमान है वो 36.9 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। यदि शरीर का तापमान इससे कम या ज़्यादा होता है तो आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि शरीर के तापमान अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो इसका मान 273 + 37 310 केल्विन हो जाएगा। मतलब 273 में आप क्या कर रहे हैं, 37 जो शरीर का तापमान है उसको जोड़ दीजिए तो आपको 310 केल्विन प्राप्त हो जाएगा। अल्कोहल का द्रवांक जो है वो निम्नतर होने के कारण ठंडे स्थानों पर इसका हिमांक काफ़ी नीचे होता है, जिसमें शून्य से काफ़ी कम तापमान हो जाने पर भी यह द्रव अवस्था में बना रहता है। यही कारण है कि ठंडे देशों में पारे की अपेक्षा अल्कोहल तापमापी ज़्यादा अच्छे साबित होते हैं। मानव में पसीने का मुख्य उपयोग ताप नियंत्रित करने के उद्देश्य से यानी थर्मो रेगुलेशन के तौर पे होता है और एक वयस्क व्यक्ति में पसीने निकलने की अधिकतम दर जो है, मतलब मैक्सिमम कितनी होती है, तो 2 से 4 लीटर प्रति घंटे और 10 से 15 लीटर तक हो सकती है। आप सोच कर देखिए। और त्वचा से पसीने के वाष्पित होने से ठंडे का अनुभव होता है। किसी वस्तु की ऊष्मा की हानि को, मतलब ऊष्मा हानि की दर को शीतलन कहा जाता है। तो शरीर से जो पसीना निकलता है वो क्या है, शरीर को ठंडा रखने की प्रक्रिया है। ठीक वैसे ही जैसे जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, जैसे आजकल के जो साइन वेव इन्वर्टर्स आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, पीछे एग्जॉस्ट लगा होता है। या आप देख लीजिए कंप्यूटर का CPU है या UPS होते हैं, इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं पीछे एग्जॉस्ट फैन होते हैं, तो वो क्या करते हैं, उस मशीन को ठंडा रखने का काम करते हैं, उसके अंदर की हीट को बाहर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो एग्जॉस्ट फैन वाला काम है वही हमारे शरीर में पसीने के द्वारा किया जाता है, मतलब तापमान को नियंत्रित रखा जाता है। सोच कर देखिए अगर पसीना निकलना बंद हो जाए तो क्या होगा। शुष्कता की दशा में निम्न आर्द्रता का बोध होता है और आर्द्रता बढ़ने पर वायु में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। नमी अगर वायुमंडल में है तो ध्वनि हमें दूर तक सुनाई देगी। आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायु के घनत्व में कमी आती है, यही रीजन इसके पीछे होता है। अधिक ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, इसलिए पानी जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर उबलने लगता है। जल में नमक मिलाने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे कि भोजन बहुत ही शीघ्रता से पक जाता है। यद्यपि ऊनी रेशे एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बने होते हैं,
लेकिन इसके बावजूद यहाँ देखिए कि ऊष्मा कुचालन इन रेशों के मध्य जो हवा स्थित होती है उसकी वजह से होता है। हाइड्रोजन से भरा हुआ पॉलीथीन का गुब्बारा जब पृथ्वी की सतह से छोड़ा जाता है तो वायुमंडल में ऊंचाई तक जाने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, इसलिए गुब्बारे का जो आमाप है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसमें आप देखिए रेफ्रिजरेटर के बारे में दिया हुआ है कि रेफ्रिजरेटर का दरवाजा अगर खुला रखा जाए तो उसमें अनेक प्रकार की गैसें निकलती हैं और वो कमरे के तापमान को बढ़ा देती हैं। तो ये सोचना कि अगर हम फ्रिज को खोल देंगे तो कमरा पूरा एयर कंडीशन हो जाएगा, ऐसा नहीं, वो और गर्म हो जाएगा। खाना बनाने के लिए जो बर्तन इस्तेमाल होते हैं जैसे कि प्रेशर कुकर आदि में लकड़ी या एबोनाइट के हैंडल लगाए जाते हैं। हॉकिंस का आप प्रेशर कुकर देखिए, उसमें एबोनाइट का हैंडल लगा रहता है। तो ये लकड़ी या एबोनाइट जो है ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं। एबोनाइट एक बहुत मजबूत पदार्थ होता है, आसानी से टूटता नहीं। ऊष्मा स्थानांतरण की 3 विधियां हैं, वो तो हमने देखी ली थी, चालन, संवहन और विकिरण। और सबसे तेज जो प्रक्रिया है वो विकिरण की होती है। आदर्श चालक के लिए तापीय प्रतिरोध जो है वो 0 होता है। अब यहाँ पे जॉन डाल्टन को देखिए, यह एक अंग्रेज रसायनविद थे और अलग अलग तरह के परमाणु संयोजित होते हैं तो वो कुछ सरल नियमों का पालन करते हैं। परमाणुओं का संयोजन यानी एटॉमिक जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो ऐसे नहीं होता है, कुछ उसमें रूल्स चलते हैं। तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत इन नियमों की सरल व्याख्या करता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत को हम सबसे शुरुआती दौर में पढ़ते हैं। और डाल्टन ने वर्णांधता से संबंधित, मतलब कुछ रंगों को पहचानने में अक्षमता जो होती है, ये नेत्र विकार होता है और अनुवांशिक होता है, तो वर्णांधता से संबंधित जो सिद्धांत है उसको पेश किया था। इसके बाद एवोगाड्रो का नंबर आता है। इनका पूरा नाम था अमेडियो अवोगाड्रो या अवोगाद्रो। अवोगाड्रो नंबर जो है वो हम पढ़ते हैं। तो 1776 से 1856 ये इनका पूरा लाइफ स्पैन है। इन्होंने एक अत्यंत बुद्धिमत्तापूर्ण अनुमान लगाया था और अंदाजा काफ़ी हद तक सटीक था। इसमें इन्होंने कहा था कि समान ताप और दाब पर सभी गैसों के समान आयतनों में अणुओं की संख्या एक बराबर होती है, एक जैसी होती है, और इससे गैसों के संयोजन की प्रक्रिया को एक सरल ढंग से समझने में काफ़ी मदद मिलती है। यह कथन अब अवोगाद्रो की परिकल्पना या नियम कहलाता है। उन्होंने यह भी प्रस्तावित किया था कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसी गैसों के सूक्ष्मतम संघटक कण परमाणु नहीं बल्कि द्विपरमाणुक अणु हैं। मतलब इनके अंदर पूरी परमाणुओं की संरचना पाई जाती है, न कि सिर्फ अकेला परमाणु, यानी अणुओं का स्ट्रक्चर पाया जाता है। और देखिए अब प्रकाशिकी को, यहाँ तक हमने कणों पर चर्चा की है, कणों की अलग अलग गुणवत्ता या उनकी जो प्रवृत्तियाँ हैं उस पर बहस की है। अभी हम प्रकाश की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे, यानी ऑप्टिक्स को देखेंगे। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है निश्चित रूप से, और यह हमें देखने में सहायता करता है। अगर प्रकाश नहीं होता तो आप कल्पना कीजिए कि कोई भी चीज़ हमें आँख रहते हुए भी नहीं दिखाई देती। तो आँख जो है वो प्रकाश की उपस्थिति के बिना काम नहीं कर सकती। जब किसी वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है या वो उस वस्तु से टकराता है तो वो प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आँखों तक पहुँचता है, जिससे कि वो वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में संचारित होती है, और ये अनुप्रस्थ तरंग होती है। ये ध्यान दीजिएगा, कभी कभी इस तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछ लिए जाते हैं। प्रकाश अपने आप में अदृश्य होता है। ऐसा नहीं है कि प्रकाश हम देखते हैं, प्रकाश के संपर्क में जो चीज़ आती है और उससे जो रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट है उसकी सहायता से हम उस चीज़ को देखते हैं, न कि प्रकाश को। प्रकाश अदृश्य होता है, ये देखने में सहायता करता है, दृश्यमान बनाता है किसी चीज़ को। और हम प्रकाश को रूपांतरित माध्यम में ही देख सकते हैं। इसके प्रत्यक्ष रूप में हम प्रकाश को न तो अनुभव कर सकते हैं न देख सकते हैं। हाँ, इसकी गर्मी को महसूस कर सकते हैं, तो अनुभव को एक हद तक किया जा सकता है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और रोमर ने इस वेग को सबसे पहले नापा था। रोमर के द्वारा प्रकाश की निर्वात में जो चाल है c का मान, उसको सबसे पहले कैलकुलेट किया गया था। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, टू बी एग्जैक्ट। प्रकाश एक सीधी रेखा में चलता है और तरंगें निर्वात से होकर गुजर सकती हैं, लेकिन ध्वनि तरंगें ऐसा नहीं कर पाती। प्रकाश तरंगें जो है क्या है, उन्हें माध्यम की आवश्यकता नहीं है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरह से व्यवहार होता है। तो ये माध्यम के लिए रुकती नहीं है, ये बिना किसी माध्यम के ट्रेवल कर लेती हैं आराम से, लेकिन ध्वनि तरंगों को चलने के लिए माध्यम चाहिए होता है, इसलिए ये निर्वात में गमन नहीं कर सकती। अब यहाँ आप देखिए विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल दी हुई है और यहाँ से प्रश्न बनता है, इसे देख लीजिएगा। कुछ ही दिए हुए हैं जो महत्वपूर्ण है, जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल आपने देख ही लिया है। जल में कितनी होती है, तो जल में अपेक्षाकृत कम हो जाती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कांच में और कम हो जाती है, 2 × 10⁸। ये माध्यम की सघनता पर निर्भर करता है। जितना सघन माध्यम रहेगा प्रकाश को चलने में उतनी ही असुविधा होगी। तो आप देख रहे हैं कि जल का जो माध्यम था वो थोड़ा सघन हो गया, तो वहाँ पर प्रकाश की चाल कम हो गई, 2.25 हो गई, और कांच में और कम हो गई, 2 × 10⁸। हीरे में मात्र 1.24 × 10⁸, नाइलॉन में 1.96, तारपीन के तेल में 2.04 और रॉक साल्ट में 1.96। सबसे कम किस में है, हीरे में। तो ये प्रकाश की चाल का यहाँ पे अलग अलग जो मापन है वो किया गया है। अब प्रकाश का परावर्तन क्या होता है देख लेते हैं। तो प्रकाश जब किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह अवशोषित, संचारित या परावर्तित हो सकता है। या तो वो चीज़ उसको सोख लेगी, एकदम से सोख लेगी तो दिखेगी ही नहीं, पहली बात है, जैसे ब्लैक होल।
वो क्या करता है, अपने ऊपर पड़ने वाली जितनी भी लाइट है सबको खा जाता है। तो जब खा पी कर पचा लिया तो लाइट रिफ्लेक्ट कहाँ से होगी, और लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगी तो ब्लैक होल जो है वो मिस्टर इंडिया की तरह से इनविजिबल होता है। वो दिखता तभी है जब अपना डिनर कर रहा होता है, ये पिछले वीडियो में हमने कहा था, जब वो किसी तारे को खा रहा होता है। तो तारे के बेचारे प्रकाश में, मतलब बेचारा तारा मर रहा होता है, तो उसी की रोशनी में वो ब्लैक होल नजर आता है कि अच्छा ये गड्ढा है जो कि इस चीज़ को निगल रहा है। तो वैज्ञानिक फोटो खींचते हैं तो आप देखते हैं कि एक रोशनी की किरण जो है वो एक गहरे से कुएं के अंदर जा रही होती है, तो वो कुआं क्या है, ब्लैक होल है। तो ये दिखता नहीं है सामान्य परिस्थिति में, और ऐसा माना जाता है कि हर गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट होता है, माना जाता है, मतलब ये कल्पना है, किसी ने देखा नहीं, तो हर गैलेक्सी का जो सेंटर पॉइंट होता है वहाँ पर एक कृष्ण विवर यानी ब्लैक होल पाया जाता है, और ये अपने गुरुत्व के बूते पूरी आकाशगंगा को बांध कर रखता है। चलिए, तो यहाँ देखिए बताया गया कि प्रकाश या तो अवशोषित हो जाएगा या फिर संचारित हो जाएगा, आर पार उसे भेज दिया जाएगा, और नहीं तो फिर परावर्तित कर दिया जाएगा। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ मात्रा में अवशोषित हो, कुछ मात्रा में संचारित हो और कुछ मात्रा में परावर्तित हो जाए। ये तीनों चीज़ हो सकती है। तो ये तो अब इस बात पर डिपेंड करेगा कि पदार्थ क्या है जिस पर कि प्रकाश पड़ रहा है। और प्रकाश किरणें जब किसी वस्तु की सतह पर पड़ती हैं तो उन्हें वापस प्रेषित करने का जो प्रक्रम है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। पॉलिशदार चमकीली सतह जो होती है, इस तरह की जो वस्तुएं हैं वो पॉलिश रहित और धुंधली सतह वाली वस्तुओं की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा प्रकाश का परावर्तक बन जाती हैं। जैसे कि एक सामान्य लकड़ी की कुर्सी या लकड़ी का बोर्ड है मान लीजिए, और उस पर किसी भी तरह का कोई पॉलिश या कोई माइका वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो उस पर अगर सनलाइट पड़ती है तो वो बहुत ज़्यादा चमकीली नहीं दिखाई देगी, मतलब वो वस्तु। और उसी में आप क्या करिए कि वार्निश वगैरह करके बढ़िया पेंट कर दीजिए, तो पेंट करने के बाद क्या होगा, वही बहुत चमकदार दिखाई देगा। मतलब क्या है कि वो प्रकाश को ज़्यादा परावर्तित करने लगा। कोई चीज़ कितनी ज़्यादा चमकीली दिखाई दे रही है वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितनी ज़्यादा मात्रा में प्रकाश को वापस भेज रही है, मतलब परावर्तित कर रही है। रजत धातु की उत्तम परावर्तक, माफ कीजिएगा, रजत धातु प्रकाश की उत्तम परावर्तक है। चांदी जो है वो प्रकाश का उत्तम परावर्तक है। आपतन कोण का मान, यहाँ देखिए, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। देखिए, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों क्या है, एक ही तल में स्थित होते हैं। इसके बाद मिरर को देखिए। मिरर क्या है, यानी दर्पण की बात हो रही है। तो ये एक चमकदार पृष्ठ होता है जो कि स्वयं पर आपतित प्रकाश का जो मैक्सिमम पार्ट है, 100% नहीं, आदर्श कुछ भी नहीं होता, तो आपतित प्रकाश का अधिकतम भाग परावर्तित कर देता है, और अधिकतम भाग परावर्तित करता है तो ये चमकीला दिखाई देता है। इसमें हम अपना मुंह भी देख सकते हैं। और इसमें दो प्रकार के दर्पण होते हैं, एक तो समतल दर्पण होता है और दूसरा गोलीय दर्पण होता है। यहाँ आप देख रहे हैं गोलीय दर्पण। तो पहले समतल के बारे में देख लेते हैं। ये जो प्लेन मिरर है, ये दर्पण कैसे होते हैं, तो इनका परावर्तक पृष्ठ समतल होता है, नाम से स्पष्ट है। इनका जो तल है वो कैसा है, एक सम है, यानी एक समान है। और समतल दर्पण एक तरफ रजत धातु की चमकीली तह वाली कांच की पतली चपटी और चिकनी शीट से ढका होता है, और ये हमारी श्रृंगार मेज पर या कहीं भी, मतलब जहाँ हमें शीशे की जरूरत होती है, जरूरत नहीं कि हर बार मेकअप करने के लिए शीशे का इस्तेमाल किया जाए। नाई के यहाँ जो सैलून होते हैं उनमें तमाम शीशे लगे होते हैं, दांत वाला जो डॉक्टर होता है उसके पास शीशा होता है, ऐसे तमाम शीशे होते हैं। मतलब कुल मिलाकर उसकी सतह समतल होती है। समतल दर्पण द्वारा हमारे चेहरे का प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है, उसे केवल दर्पण में ही देखा जा सकता है। इसलिए समतल दर्पण में हमारे चेहरे का प्रतिबिंब आभासी प्रतिबिंब का एक एग्जाम्पल। आभासी प्रतिबिंब काल्पनिक या अवास्तविक होता है। स्पष्ट है कि समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की आकृति आभासी, सीधी दोनों तरह की होती है। आभासी होता है और कैसा होता है, सीधा होता है। समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। समतल दर्पण से बना वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। दूसरे शब्दों में, प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण से बराबर दूरी पर होते हैं, परंतु वे समतल दर्पण की विपरीत सतहों पर होते हैं। तो ये तो हमने समतल को देखा। अच्छा, समतल दर्पण में बने हुए प्रतिबिंब में पार्श्व उत्क्रमण होता है, अर्थात दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति यदि अपना बायां हाथ उठाता है तो उसे प्रतिबिंब में दिखाई देगा कि उसका दाहिना हाथ उठ रहा है, मतलब उल्टा दिखाई देगा, रिवर्स इमेज जो है वो दिखाई देगी। स्पेरिकल मिरर क्या है, तो ये कांच के खोखले गोले के कटे भाग होते हैं और इनके एक पृष्ठ पर पारा या लाल ऑक्साइड जो है वो लेपित होता है। ठीक है, और ज़्यादातर जो हम दैनिक काम में इस्तेमाल करने वाले दर्पणों को देखते हैं तो इन्हीं दर्पणों के एग्जाम्पल होते हैं, मतलब गोलीय दर्पणों के ही उदाहरण होते हैं। मतलब इसमें अवतल दर्पण होता है और उत्तल दर्पण होता है। तो इसमें एक तरफ रेड ऑक्साइड का या तो लेप होता है या फिर पारे और सिंदूर को मिलाकर लेप देते हैं। अब ये दूसरा पृष्ठ जो इसका है वो परावर्तक बन जाता है। एक पृष्ठ पे हमने ऐसा लेप कर दिया तो दूसरे वाले से क्या होगा, प्रकाश परावर्तित होने लगेगा। ये दो प्रकार का है। तो कॉनकेव मिरर क्या होते हैं देखते हैं। अवतल दर्पण में एक सतह जो है ऐसे धंसी हुई होती है और दूसरी सतह ऐसे होती है, उसमें पॉलिश होता है इधर, ठीक, इधर पेंट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे प्रकाश पड़ता है ऐसे, तो इसमें परावर्तक सतह जो है वो अंदर की ओर ऐसे धंसी हुई होती है। अब इसको अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है।
व्यक्ति के दांतों के परीक्षण के लिए जो दांत का डॉक्टर है वो दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो उसके लिए वो क्या करता है, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। बड़े बड़े दांत दिखाई देंगे ताकि उसमें जो कीड़े मकोड़े हैं या फिर जो कैविटी वगैरह है उसको आसानी से देख सके। इसके बाद आप देखें गाड़ी की जो हेडलाइट होती है वो भी यही काम करती है। सोलर कुकर में भी इसी तरह के दर्पणों का इस्तेमाल होता है। और अवतल दर्पणों से प्रकाश के तेज किरण पुंजों को पाने के लिए टार्चों, वाहन की हेडलाइटों, सर्च लाइटों में भी इसका मतलब अवतल दर्पण को ही इस्तेमाल किया जाता है ताकि अच्छी मात्रा में जो परावर्तन है वो प्राप्त हो सके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए अवतल दर्पणों को जो हजामती दर्पण है उसके तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है। माने सैलून में जो अभी दर्पण का उल्लेख किया गया ना, वो समतल नहीं होता है, वो अवतल दर्पण ही होता है ताकि प्रतिबिंब बड़ा और स्पष्ट दिखाई दे। टेलीस्कोप भी जो है उसमें भी अवतल दर्पण इस्तेमाल होता है। वास्तविक और आभासी छवि इससे बनती है। कॉन्वेक्स मिरर को देख लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में क्या है, उत्तल दर्पण में जो तल है वो उभरा हुआ होता है ऐसे, और इधर जो है वो पेंट होता है। तो गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह यानी ये वाली सतह उभरी हुई होती है और इसे अपसारी कहा जाता है। इसका उपयोग पीछे से आ रहे यातायात को देखने के लिए वाहनों में पश्च दृष्टि जो दर्पण होते हैं उनके लिए किया जाता है। शीशे लगे होते हैं ना पीछे से आने वाली गाड़ियों को देखने के लिए ड्राइवर के बगल में, तो वो जो शीशे होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद आप आगे देखें, सोडियम परावर्तक लैंप जो है उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। यहाँ चित्र बना हुआ है। स्पष्ट है कि भिन्न भिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है और प्रकाश की सबसे अधिक चाल जो हम देखते हैं वो निर्वात में पाई जाती है। जिस माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज़्यादा होगा उसमें प्रकाश की चाल उतनी ही कम होगी। यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक म्यू है तो म्यू का मान हो जाएगा यू का मान हो जाएगा C/μ। अब यहाँ पर यह बताया गया कि निर्वात में प्रकाश के वेग और माध्यम में प्रकाश के वेग के अनुपात को ही माध्यम का अपवर्तनांक कहा जाता है। पानी का अपवर्तनांक 1.33 और कांच का अपवर्तनांक 1.50 होता है। अपवर्तनांक को सामान्यतः ग्रीक अक्षर म्यू से व्यक्त किया जाता है। म्यू, लैम्डा, थीटा, डेल्टा, बीटा, ये सब हमने देखा था। तो ये सब क्या है, ग्रीक अल्फाबेट है, तो म्यू से व्यक्त किया जाता है। और चूंकि प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे ज़्यादा होता है, मतलब 3 × 10⁸, तो किसी माध्यम का निर्वात के सापेक्ष जो अपवर्तनांक है वो सदैव हमेशा 1 से ज़्यादा होगा। माध्यम जितना ज़्यादा डेंस होगा उसमें प्रकाश का वेग उतना ही कम होगा। सघनता पर प्रकाश का वेग निर्भर करता है। ये हमने शुरुआत में ही देख लिया था। जहाँ माध्यम बदल रहा था, जैसे हीरे में जब प्रकाश को गुजारा जा रहा था तो वहाँ वेग कम हो जा रहा था, सघनता उसकी ज़्यादा थी। प्रतिबिंब को देखते हैं, इमेज। तो प्रतिबिंब भी 2 तरह का होता है। फिलहाल ये होता क्या है, तो किसी वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, मतलब वस्तु के किसी बिंदु से चलने वाली जो प्रकाश किरणें हैं, परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती हैं या फिर मिलती हुई महसूस होती हैं, तो उस बिंदु को प्रथम बिंदु का प्रतिबिंब कहते हैं। जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखा जाता है तो दर्पण में उसकी आकृति बन जाती है और दर्पण में बनी आकृति को ही वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। प्रतिबिंब 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार कौन कौन से हैं, एक तो वास्तविक है, दूसरा आभासी है। तो जब किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणों के परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर उनका वास्तव में मिलन होता है तो इसे दूसरे बिंदु पर बने गए प्रतिबिंब को इस दूसरे बिंदु पर बने प्रतिबिंब को होना चाहिए था, यहाँ पे वाक्य में थोड़ा सा मिस्टेक है। उस बिंदु वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है या उस बिंदु पर उस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। परिभाषा में थोड़ा सा यहाँ पे बोलने में गड़बड़। अब आभासी प्रतिबिंब को देखिए। तो किसी बिंदु पर वस्तु से चलने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं वो परावर्तन के पश्चात किसी दूसरे बिंदु पर वास्तव में नहीं मिलती, परंतु दूसरे बिंदु से आती हुई प्रतीत अवश्य ही होती है। तो इस बिंदु पर बने प्रतिबिंब को उस बिंदु का आभासी प्रतिबिंब, उस वस्तु का आभासी प्रतिबिंब कहते हैं उस बिंदु पर, ठीक है। और इस प्रकार से प्रतिबिंब को मतलब ये जो आभासी प्रतिबिंब होता है, चूंकि ये रियल है ही नहीं है, तो इसको हम पर्दे पर कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये पर्दे पर प्राप्त नहीं हो सकता है, लेकिन इसका फोटो लिया जा सकता है, सिर्फ फोटो लिया जा सकता है। अब यहाँ पर रिफ्रैक्शन को देखिए। रिफ्लेक्शन को तो हमने देख लिया। रिफ्रैक्शन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। माध्यम बदला तो माध्यम की जो सघनता है वो प्रभावित हुई, और सघनता पर ही यानी माध्यम के घनत्व पर प्रकाश का जो वेग है वो निर्भर करेगा, तो इसमें विचलन हो जाता है। पहले माध्यम में चलने वाली किरण को आपाती किरण और दूसरे माध्यम में चली जाने वाली जो किरण है उसको अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण और अपवर्तित किरण भी कहा जाता है। आपाती किरण का भी वही मतलब है। लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है और बैगनी रंग का जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं आपतित किरण जो है वो अभिलंब से होते हुए ऐसे जो दूसरा माध्यम है उसमें प्रवेश कर रही है और यहाँ जाकर ये अभिलंब की ओर हल्का सा झुक जा रही है, यानी इसका विचलन हो जा रहा है। आपतित किरण 2 माध्यमों के तलों को पृथक करने वाले तल को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे आपतन बिंदु कहा जाता है। ये
और आपतन बिंदु पर खींचा गया जो लंब होता है, इसे जरा साफ कर लेते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये आपका जो है ना आपतित किरण जिस स्थान पर इस दूसरे माध्यम को टच कर रही है और वहां से पेनिट्रेट करके अंदर जा रही है, तो यहीं पर जो पॉइंट है इसको कहते हैं आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु पर जब हम 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक लंब डाल देते हैं तो ये बन जाता है अभिलंब। दोनों ओर बना लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। अब यहाँ वही बताया गया है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको आपतन कोण कहते हैं, और अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है, यहाँ आप देखिए, अब जो अपवर्तित किरण है और अभिलंब है, ये डॉटेड लाइन क्या है, अभिलंब है, तो इनके बीच में जो कोण बन रहा है उसको आर कहते हैं। ऊपर वाला जो है वो आई है, नीचे वाला आर है। आर वाला जो है उसको क्या कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं, और ऊपर वाला जो है उसको, मतलब आई से जिसको रिप्रेजेंट किया है वो आपतन कोण होता है। ये है पूरा कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद नीचे चलते हैं, मतलब आगे चलते हैं। तो अपवर्तन की कुछ घटनाएं हैं जिनसे कि क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि जल में डूबी हुई छड़ को बाहर से आप देखें तो लगेगा कि वो बहुत छोटी हो गई है और सतह से मुड़ी हुई है, मतलब पानी में डुबोने पर वो टेढ़ी मालूम होती है और छोटी मालूम होती है। पानी से भरे हुए बर्तन में एक सिक्का अपने यथार्थ स्थान से उठा हुआ मालूम होता है, ऐसा लगता है कि वो अपनी जगह छोड़कर तैर रहा है। तारों का टिमटिमाना भी इसके पीछे भी वही रीज़न है, क्योंकि तारे तो बहुत ऊपर है और बीच में हमारे और उनके बीच में वायुमंडल की कई सारी परतें हैं जिनमें बीच में सापेक्षिक गति होती है। तो उनसे होकर जब उनका प्रकाश गुजरता है तो इससे विचलन पैदा होता है और तारे ऐसा लगता है कि टिमटिमा रहे हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं। लेंस को देखते हैं। तो लेंस जो है वो दो वक्र पृष्ठों या एक वक्र पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ से घिरा हुआ एक समांग पारदर्शी माध्यम होता है। इसमें दोनों पृष्ठ वक्र हो सकते हैं यानी टेढ़े हो सकते हैं, और एक पृष्ठ जो है वो टेढ़ा हो सकता है और दूसरा एकदम सपाट समतल हो सकता है, लेकिन दोनों पारदर्शी होंगे, ये पक्की बात है। अब वक्र पृष्ठ गोलीय, बेलनाकार या परवलयाकार हो सकता है, लेकिन अधिकतर पृष्ठ जो है वो गोलीय होते हैं, इसलिए लेंस को जब भी हम देखते हैं तो गोलीय लेंस के तौर पर ही ज़्यादा स्टडी करते हैं। और लेंस की क्षमता को अगर हमें नापना है तो उसका मात्रक डायोप्टर होता है। लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स लेंस होता है, दूसरा कॉनकेव लेंस होता है। वही जो दर्पण वाली डिफिनीशन थी ठीक वैसे ही यहाँ भी लेंस की डिफिनीशन में डालेंगे। तो दोनों ओर से उभरी हुई सतहों से घिरा हुआ जो पारदर्शी माध्यम होता है ऐसे पत्ती के आकार का, उसको उत्तल लेंस कहा जाता है, यहाँ बना हुआ है। इसको अभिसारी लेंस भी कहा जाता है क्योंकि यह उनसे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणों के समांतर पुंज को अभिसारित यानी एक बिंदु पर केंद्रित करता है। इसके बाद आप देखें कॉनकेव लेंस को यानी अवतल लेंस की बात हो रही है, तो दोनों ओर से धंसी हुई सतहों से ये बना होता है और किनारों पर मोटा होता है, बीच में पतला होता है। इसे अपसारी लेंस कहा जाता है क्योंकि ये समांतर पुंज को, जो किरणों का समांतर पुंज होता है, उसको अपसारित करता है। वायु का बुलबुला द्रव में अवतल लेंस की तरह से काम करता है। जब कोई नज़दीक की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो इसे, ये जो स्थिति है, इसको दूरदृष्टि दोष कहा जाता है। तो उसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, और दूर की वस्तु अगर स्पष्ट नहीं दिखाई देती है तो उसको कहते हैं निकट दृष्टि दोष। ऐसे में हम अवतल लेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फ्लड लाइट जो होती है उसमें अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ अवतल लेंस बना हुआ है, इसे आप देख रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ये अवतल लेंस। वर्ण विक्षेपण को देखिए तो सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है वो वास्तव में 7 अलग अलग रंगों का मिक्सचर है, और ये 7 रंग कौन कौन से हैं, तो वही विप्योर वाला जो फंडा है उसको लगा दीजिए, या फिर हिंदी में बैनिया ह पिनाला देख लीजिए। तो 7 रंग इसमें बैगनी होता है, इसके अलावा बैगनी के बाद जामुनी, ठीक, जामुनी या नीला, आप इसमें एक क्रम से देखिए, बैगनी के बाद नीला, नीला माने यहाँ पे ब्लू से तात्पर्य है, उसके बाद फिर जामुनी यानी इंडिगो जो है वो आता है, जिसको कि आप आसमानी भी कहते हैं। फिर क्रमशः इसमें जो पीला है, फिर नारंगी है, फिर लाल है, हरा है, ये सब एक क्रम से जो इंद्रधनुष का सीक्वेंस है उस हिसाब से आते हैं। मतलब 7 रंग होते हैं टोटल, उन्हें आप देख रहे हैं। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो यह अपवर्तन के पश्चात प्रिज्म के आधार की ओर झुकने के साथ साथ प्रकाश के अवयवी वर्णों में विभाजित हो जाता है, और इस प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। प्रिज्म से निकलते समय हर प्रकाश की किरण अपने अलग अलग मार्ग से आगे बढ़ती है, और इस प्रकार से वो पृथक और स्पष्ट दिखाई देती है। तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त रंगों में बैगनी रंग को आधार की ओर सबसे नीचे और लाल रंग को सबसे ऊपर रखा जाता है। बैगनी रंग का विक्षेपण सबसे अधिक होता है और लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है। यहाँ आप देख रहे हैं प्रिज्म के सहारे हम इंद्रधनुष देख सकते हैं बिना बरसात के मौसम के। उल्लेखनीय है कि निर्वात तथा वायु में विभिन्न रंगों के प्रकाश का वेग एक समान है, लेकिन किसी अन्य पदार्थ में अलग अलग होता है। अतः किसी पदार्थ का अपवर्तनांक विभिन्न रंगों के प्रकाश के लिए अलग अलग होता है। कांच में बैगनी रंग का प्रकाश जो है उसका वेग सबसे कम होता है और लाल रंग के प्रकाश का वेग सर्वाधिक होता है। इस कारण से बैगनी रंग के प्रकाश के लिए कांच का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा और लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे कम और आवृत्ति सबसे ज़्यादा होती है, जबकि लाल रंग की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है और आवृत्ति सबसे कम होती है। क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रिटिकल एंगल को देखिएगा। तो जब कोई प्रकाश किरण किसी सरल माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब जो माध्यम है वो कैसा है, सघन है, माफ कीजिएगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, मतलब जिस माध्यम में वो पहले चल रही थी वो कैसा था, डेंस था ज़्यादा, उसकी डेंसिटी यानी घनत्व उसका ज़्यादा था।
वहाँ से वो दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है जहाँ पे घनत्व अपेक्षाकृत कम है, तो उसे चलने में आसानी होगी। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, विशेष आपतन कोण के लिए जो अपवर्तन कोण का मान है वो 90 हो जाता है, यानी 90 डिग्री हो जाता है, और इसी आपतन कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसका मान दोनों माध्यमों की प्रकृति तथा प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। कांच वायु अंतरा पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश के लिए क्रांतिक कोण लगभग कितना होता है, ये 42 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहाँ जो चित्र बना है इसे आप देखें, इसमें अभिलंब बना हुआ है और ये आपका नीचे क्रांतिक कोण ये वाला है। आपतित किरण आप देख रहे हैं, अपवर्तित किरण देख रहे हैं, ये आपका विरल माध्यम है कम अपवर्तनांक वाला, और ये सघन माध्यम है ज़्यादा अपवर्तनांक वाला, ये दोनों ही आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए कुछ पदार्थों के जो क्रांतिक कोण है वो दिए हुए हैं, जैसे कि पानी का है 1.33, ये क्या है, अपवर्तनांक है। यहाँ अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण दोनों दे रखा है। तो पानी का जो अपवर्तनांक है वो 1.33 है, क्रांतिक कोण इसका 48.75 डिग्री है, मतलब इतने अंश के कोण को ये बनाता है, न्यून कोण बनता है। और क्राउन कांच का जो है ये 1.52 अपवर्तनांक होता है और इसके लिए क्रांतिक कोण का मान 41.14 है। फ्लिंट कांच के लिए 1.65 अपवर्तनांक है और क्रांतिक कोण 37.31 है। हीरे के लिए जो अपवर्तनांक है वो सबसे ज़्यादा है 2.42 और इसका जो क्रांतिक कोण है वो सबसे कम है, यहाँ रेसिप्रोकल रिलेशन है, तो ये 24.41 हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप देखिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक कर दिया जाए, मतलब प्रकाश की किरण क्या कर रही है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर यात्रा कर रही है। अब आपतन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण से ज़्यादा हो जाए तो माध्यमों को अलग करने वाले पृष्ठ से पूर्ण रूप से परावर्तित होकर वो उसी माध्यम में लौट आएगी, और इस प्रकार से जो घटना घटेगी उसको कहेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन। बैगनी प्रकाश में सबसे कम क्रांतिक कोण होता है और लाल प्रकाश में क्रांतिक कोण सबसे ज़्यादा होता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन का सबसे जो उपयोगी इस्तेमाल होता है वो ऑप्टिकल फाइबर्स में होता है, जो कि आजकल की नवोन्मेषी टेक्नोलॉजी, इंटरनेट के प्रचार प्रसार में इसका अहम योगदान है। इसे आप यहाँ पर देख रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, तो धूल तथा अन्य कण मतलब जो वायुमंडल में विलीन है या विलेय है, तो इस प्रकार के कण जो है ये प्रकाश को अलग अलग दिशाओं में प्रसारित करते हैं, मतलब प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं अर्थात बिखेर देते हैं। तो प्रकाश जो है वो छिटक जाता है अलग अलग तरंग दैर्घ्यों के रूप में, और इस प्रकार से जो रंग हमें दिखाई देते हैं उनके आधार पर हम तय करते हैं, जैसे आसमान का रंग नीला दिखाई दिया। तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं पर निर्भर होता है। प्रकीर्णन का मतलब होता है बिखर जाना, प्रकीर्णित हो जाना। अब यहाँ पर मनुष्य के नेत्रों को देख लेते हैं, जो कि खुद अपने आप में एक प्रकाशिक यंत्र है, और इसमें कुछ हिस्से होते हैं, जैसे कि दृढ़ पटल होता है, इसके अलावा कॉर्निया होता है, आइरिस होती है, और परितारिका यानी जो प्यूपिल अर्थात पुतली है वो होती है, और कोराइड होता है, आई लेंस होता है, रेटिना होता है, साथ में एक कांच द्रव्य होता है यानी जलीय द्रव्य होता है। ये सब चीज़ें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो मानव नेत्र जो है एक प्रकाशिक यंत्र है कैमरे की तरह से ही, और इसमें परतों से बना हुआ एक सफ़ेद अपारदर्शक भाग जो है वो नेत्र की रक्षा हेतु नेत्र के गोले को ढका रखता है। कॉर्निया जो है ये दृढ़ पटल के सामने का कुछ उभरा हुआ पारदर्शक भाग होता है, और आइरिस जो है ये एक अपारदर्शक रंगीन पर्दा होता है जो कि कॉर्निया के ठीक पीछे होता है, और इसको आइरिस कहते हैं। ये पुतली के आकार को कंट्रोल में रखता है। प्यूपिल जो है ये छोटे छिद्र को नेत्र की मतलब आइरिस का जो बीच का हिस्सा होता है वहाँ एक छोटा छिद्र होता है, इसको नेत्र की पुतली कहा जाता है, और पुतली आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को निर्धारित करती है या नियंत्रित करती है। कोराइड ये श्वेत परत के निचले भाग से संबंधित अंदर की ओर एक काले रंग की झिल्ली होती है। और नेत्र लेंस क्या होता है, तो ये जिलेटिन के समान एक प्रोटीन से बना हुआ पारदर्शक मुलायम उत्तक होता है, और ये उत्तल लेंस होता है जो कि नेत्र लेंस के तौर पे दिखाई देता है। मतलब हमारा जो नेत्र लेंस है वो क्या है, एक उत्तल लेंस। नेत्र लेंस मांसपेशियों की सहायता से अपनी स्थिति में रहता है और इसे पक्षमाभी मांसपेशियां कहा जाता है। रेटिना क्या है, तो कोराइड से संबंधित आंख के सबसे अंदरूनी भाग में पुष्टि नाड़ियों से बना हुआ एक पर्दा होता है जिसे कि रेटिना कहा जाता है। मतलब पुष्ट नाड़ियों से तात्पर्य है कि मजबूत नसों से, और इस पर्दे पर शंकु और शलाका के आकार की प्रकाश संवेदी लाखों कोशिकाएं होती हैं। जलीय या कांच द्रव्य को देख लेते हैं। तो कॉर्निया और नेत्र लेंस के मध्य में एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है, इस द्रव को जलीय द्रव कहा जाता है। और इसी प्रकार नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक पारदर्शक द्रव भरा रहता है जिसको कि कांच द्रव्य कहा जाता है। अब यहाँ आप देखें कि वस्तु की स्थिति दी है और प्रतिबिंब की स्थिति दी है, तो इसे मतलब 4 भाग में टेबल को बांटा गया है। वस्तु की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, वस्तु की तुलना में प्रतिबिंब का आकार है, और प्रतिबिंब की प्रकृति है। अनंत पर अगर वस्तु की स्थिति है तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो फोकस पर बनेगा, उसका जो आकार है वो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा और वो उल्टा और वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में अगर वस्तु रख दी गई है तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में प्रतिबिंब बनेगा, छोटे आकार का होगा, उल्टा और वास्तविक होगा। वक्रता केंद्र पर ही अगर चीज रखी गई है तो जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर आकार का होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में है तो बड़ा बनेगा, उल्टा बनेगा और वास्तविक बनेगा।
और इसके बाद फोकस पर अगर रख दी गई है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, और साथ में उल्टा और वास्तविक बनेगा। फोकस तथा ध्रुवों के बीच में है तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा और सबसे बड़ा होगा, सीधा होगा और आभासी होगा। याद रखिएगा, जब प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा होगा। इसका मतलब क्या है कि हमारे जो नेत्र चीज़ों को देखते हैं तो वो भी उल्टा ही देखते हैं, वो सीधा नहीं देखते हैं। अब ये हमारा मस्तिष्क होता है जो कि अपने अनुभवों के आधार पर उसे सीधा करके समझ लेता है। इसके बाद आप आगे देखें, प्रतिदीप्त पदार्थ। ये जो प्रतिदीप्त पदार्थ है ये क्या चीज़ है, तो कैडमियम बोरेट ये गुलाबी रंग के प्रकाश को उत्पन्न करता है। मतलब इनके अंदर प्रतिदीप्ति होती है, ये खुद का प्रकाश उत्पन्न करते हैं, अर्थात अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश से ये प्रकाशमान तो होते ही हैं और प्रकाश की अनुपस्थिति में भी चमकते हैं। जिंक सिलिकेट जो है ये हरे रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम टंगस्टन जो है ये नीला हरा या मिक्स प्रकाश जो है उसको उत्पन्न करता है। इसके बाद जिंक बेरिलियम सिलिकेट को आप देख रहे हैं, ये पीले रंग का प्रकाश उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम टंगस्टेट और जिंक बेरिलियम जो है ये सफ़ेद प्रकाश को उत्पन्न करते हैं, इसे आपने यहाँ पर देखा। इसके बाद आप आगे देखें, इसमें जो टेबल है इसके नीचे महत्वपूर्ण वन लाइनर फैक्ट है। इसमें यह बताया गया कि पृथ्वी के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण ही हमें तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं और सिनेमा के पर्दे पर बनने वाली छवि हमेशा वास्तविक होती है। मनुष्यों में कार्निया के प्रत्यारोपण को कभी भी शरीर के द्वारा अस्वीकृत नहीं किया जाता है, क्योंकि कार्निया में रक्त वाहिकाएं नहीं पाई जाती। सामान्य प्रकाश में रखी गई वस्तु जिस रंग के प्रकाश को परावर्तन या अपवर्तन के द्वारा हमारी आंख में भेजती है, उसी वस्तु मतलब उसी रंग की वो चीज़ हमें दिखाई देती है। जिस रंग की लाइट को वो रिफ्लेक्ट करेगी ना, उसी रंग की दिखाई देगी, बाकी सब प्रकाश की किरणों को वो अवशोषित कर लेगी। हम दर्पण में अपने आप को देख पाते हैं क्योंकि दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होता है। तो यहाँ तक हमने कुछ फैक्ट्स को क्लियर किया है। ये श्रृंखला आगे जारी रहेगी, इसमें इतना ही। तब तक के लिए नमस्कार।